नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार के 2 सीटों के उपचुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। वहीं दोनों ही गठबंधनों के नेताओं ने जीत के दावे किए हैं। बिहार में चुनाव मतलब त्योहार, वो चाहे 243 सीट पर हो या 2 सीट पर। 2 सीटों के उपचुनाव की काउंटिंग में बस चंद घंटे की देरी है। काउंटिंग को लेकर प्रशासनिक तैयारी के साथ सियासी दलों की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। कहीं पूड़ी तो कहीं रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं। परिणाम जारी होने वाला है, ऐसे में अनंत सिंह के आवास पर जमकर तैयारी चल रही है। इस वक्त हम आवास के अंदर हैं और आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं या जो समर्थक हैं बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। पूरी तरह से विश्वास है कि नीलम देवी की जीत हो रही है। जाहिर है रसगुल्ले बन रहे हैं, यानी मिठाइयाँ तैयार की जा रही है। विवेका पहलवान हैं या फिर पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जश्न की तैयारी के साथ दोनों ही गठबंधनों की ओर से जीत के दावे का दौर भी चल रहा है। को नकार दिया, भारी अंतर से होगा महागठबंधन का जीत, ये कहीं दिखाई पड़ेंगे। मुगालते में जो जी रहे हैं, बहम जो फैला रहे हैं, वो कहीं हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम दोनों ही सीटों पे जीतेंगे और ये दोनों ही सीटें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए सबक का विषय भी होगा। वैसे तो गोपालगंज में 9 और मोकामा में 6 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है, लेकिन दोनों ही सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है। मोकामा में मुख्य मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी और पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी के बीच है। तो गोपालगंज में बीजेपी के पूर्व विधायक दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी और आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के बीच है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से बाहुबली अनंत सिंह की जीत हुई थी। तब अनंत सिंह को 78,721 वोट मिले थे। गोपालगंज की यदि बात करें तो 2020 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के सुभाष सिंह की जीत हुई थी और महागठबंधन का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर था। लेकिन गठबंधन बदलने के बाद जमीनी हालात भी बदल गए हैं। वैसे तो मुख्य मुकाबला दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी और बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी और आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के बीच है, लेकिन बीएसपी से किस्मत आजमा रही साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी और एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने लड़ाई को काफी रोचक बना दिया है। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों का ये उपचुनाव काफी अहम है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव है। ये चुनाव नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी के लिए लिटमस टेस्ट है। रिजल्ट बताएंगे कि नेताओं के साथ ही दोनों के कोर वोटर मिले या नहीं। अगर रिजल्ट महागठबंधन के खिलाफ रहा तो विपक्ष को बोलने का मुद्दा मिल जाएगा। महागठबंधन में दरारें भी पड़ सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने प्रचार नहीं किया। बीजेपी के लिए भी इन दोनों चुनाव के नतीजे बहुत अहम हैं। रिजल्ट बताएगा कि जेडीयू के बिना बीजेपी की कितनी ताकत है। चिराग के प्रचार का फायदा बीजेपी को मिला या नहीं, ये रिजल्ट से पता चलेगा। मतलब उपचुनाव के रिजल्ट दोनों ही गठबंधनों के भविष्य के लिए बेहद अहम है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश और शैलेंद्र के साथ गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। और अब आप इसके मायने को समझिए। विधानसभा उपचुनाव की मतगणना से पहले सभी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। गोपालगंज और मोकामा के प्रत्याशियों ने अभी से जीत के जश्न मनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पहले आप वो तस्वीरें देखिए, फिर आपको समझाते हैं इसके मायने। जीते हुए हैं और क्या, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 200% आश्वस्त है कि पूरी तरह हम आश्वस्त हैं। जिस दिन चुनाव संपन्न हुआ उसी दिन ईवीएम में कैद हो गया मेरा जीत। अब उसमें कहीं इब्बत थोड़े ना है। बहुत अच्छा बहुमत से जीतेंगे। मेरे जीवन का ये पहला चुनाव और इतना अच्छा मत से जीतने जा रहे हैं। काफ़ी आशीर्वाद मिला और जिस तरह हुजूम मिल रहा था, हम जहाँ जहाँ जा रहे थे, और माननीय हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस दिन आए थे गोपालगंज में रोड शो करने, उस दिन जो भीड़ थी, जो फूलों का वर्षा व्यस्त व्यवसायियों ने किया था, तो उसी दिन हम आश्वस्त हो गए कि जब पूरा मेरा व्यस्त समाज मेरे साथ है और महागठबंधन का पूरा पैकअप मेरे साथ है। जाति धर्म का आशीर्वाद मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों गोपालगंज से भारी मतों से विजयी होंगे। यह जीत
पूरे गोपालगंज की जनता की जीत होगी। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। नीतीश कुमार की साख के साथ ही बीजेपी का भी ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। महागठबंधन के वोट बैंक की अग्नि परीक्षा इसी उपचुनाव में साबित हो जाएगी। बीजेपी अगर यहां पर जीतती है तो आने वाले चुनाव में उसे मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी। तो ऐसे में अब सबको इंतजार कल का है जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। बढ़ते हैं आगे। राजगीर में चल रहे गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश वर्ष की तस्वीरें आज तब और भक्ति में नजर आई जब गुरु नानक देव जी के नाम पर यहां सिखों का नया और बेहद ही भव्य गुरुद्वारे का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया। हालांकि पूरी तरह से धार्मिक इस समारोह में सियासत के तीर भी खूब चले। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर को नया गुरुद्वारा मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु नानक शीतल कुंड गुरुद्वारे का लोकार्पण किया और इसी के साथ गुरुवार से गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश उत्सव का रंग और भी भक्तिमय हो गया। सिख समुदाय के श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और तलवार शॉल के साथ ही गुरुद्वारे का चित्र देकर उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रकाश पर्व में शामिल हुए, गुरुद्वारे में मत्था टेका और करोड़ों रुपए की लागत से बने भव्य अतिथिशाला का उद्घाटन किया। गुरु नानक देव जी महाराज का यहीं पर आए थे, पहले वही हैं और 10वें पटना साहिब में, तो इसीलिए सब लोग जो आते हैं बाहर से वहां भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। मुझको बड़ी भीतर से प्रसन्नता होती है और आज के अवसर पर ही बन करके तैयार था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुद्वारा और अतिथिशाला का उद्घाटन करने के बाद मीडिया के सामने आए और नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कहा, देश में प्रचार के सिवा कोई काम नहीं हो रहा। कि आप लोग भी अगर खुश होइएगा तो इन सब चीजों को जरा प्रचारित कर दीजिएगा ताकि पता चलेगा कि ये गरीब राज्य बिहार में क्या क्या होता है और कितना बढ़िया से सब इंतजाम किया जाता है, तो सब लोग जानेंगे ना। और देश भर में तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन प्रचार कैसा चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के सामने वहां मौजूद उनके समर्थकों ने देश का पीएम कैसा हो का नारा भी लगाया। धार्मिक आयोजन में भी सियासत की बातें हुई, लेकिन पटना साहिब के बाद राजगीर में बने इस भव्य गुरुद्वारे ने प्रदेश का नाम देश दुनिया में काफी बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए राजगीर से अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल बीजेपी से अलग होने के बाद से ही नीतीश कुमार लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो जुबानी हमले करते रहते हैं। पंजाबी समुदाय के बीच अपने काम को गिना रहे हैं और प्रचार की बात कहकर विरोधियों पर निशाना भी साध रहे हैं। धार्मिक स्थान पर बयान देकर सियासत को भी नीतीश कुमार गरमा रहे हैं और यही वजह है कि आज उन्होंने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर हमला बोला। बढ़ते हैं आगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बाद बारी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो एक बार फिर से ईडी और आईटी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। रामगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी के नेता दूध के धुले हुए हैं। रजरप्पा के सीसीएल स्टेडियम में तामझाम के साथ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार समारोह का मंच सजा, जिसमें शामिल होने के लिए रामगढ़ के गांव-गांव से हजारों ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर विकास योजनाओं का पिटारा खोल दिया गया। 30 योजनाओं का शिलान्यास और 104 योजनाओं का उद्घाटन तो हुआ ही, लाभुकों के बीच 302 करोड़ 24 लाख की परिसंपत्ति भी बांटी गई। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माइक संभाली और बीजेपी पर गठबंधन की सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। इनको तो शोषण करना है सिर्फ, और इन प्रकार पूरे देश में
जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां की सरकारों को ये तंग करने पे लगे, उनकी सरकारों को गिराने में लगे। ये इनके इन प्रकार झारखंड में कई बार सरकार गिराने का षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन हर बार उनके गाल पर करारा तमाचा लगा और नाकाम उनका षड्यंत्र हुआ है। ईडी और आईटी की चौतरफा कार्रवाई से घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यही नहीं रुके। सत्ता पक्ष के विधायकों पर पड़ रही आईटी की छापेमारी पर ये कहते हुए सवाल उठा दिया कि सिर्फ बीजेपी के विरोधियों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? क्या बीजेपी के विरोधियों ने ही भ्रष्टाचार करने का ठेका ले रखा है और बीजेपी में सबके सब दूध के धुले हुए हैं? घबराने लगे तो इनका मुंह कैसे बंद करे? तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भेज दो। आप देख रहे हैं रोज अखबारों में बड़े बड़े छप रहे हैं, कहीं इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, कहीं ईडी का छापा पड़ रहा है, और वो किसी के पास नहीं, जितने भी सरकार में विधायक मंत्री हैं उन्हीं के पास पड़ रहा है, विपक्ष के पास नहीं पड़ रहा है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो दूध के धुले हुए हैं ना। अजीब स्थिति है, ये काम ना करते हैं ना करने देते हैं, ये परेशान कैसे करेंगे, इसी काम में ये लोग व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष पर हो रहे आईटी के ताबड़तोड़ छापे पर सवाल उठाया तो जवाबी हमला करते हुए बीजेपी ने भी कह दिया कि भ्रष्टाचार से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। इस तरह के छापे पड़ते हैं तो संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाने का कोशिश करते हैं। आपको याद होगा लालू जी भी चारा घोटाला में इसी तरह हुंकार भरते थे, अभी जैसा ये बबुआ मुख्यमंत्री हुंकार भर। असर क्या हुआ लालू जी का? झारखंड में सत्ता पक्ष के विधायकों पर लगातार दूसरे दिन पड़ रही आईटी की रेड को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। जेएमएम और कांग्रेस इस पर सवाल उठा रहे हैं तो जवाबी हमले में बीजेपी भी पीछे नहीं है। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल ईडी और आईटी की रेड को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री ने कल भी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। खनन पट्टा मामले में घिर चुके हेमंत सोरेन बीजेपी को भी करप्ट मान रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप सीधा सीधा बीजेपी पर लगा रहे हैं। जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच लगातार आंदोलन करने की बात भी कह रहे हैं और ऐसे में जेएमएम के कार्यकर्ता भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बात आरा में लापता ज्वेलरी कारोबारी की सनसनीखेज हत्या की। 2 दिन से लापता डॉक्टर हरिजी गुप्ता, जो पेशे से वकील भी थे, उनकी डेड बॉडी मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। किडनैपिंग का केस रजिस्टर करने के बाद पुलिस रिहाई की उम्मीद जता ही रही थी, लेकिन मर्डर से एक बार फिर पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती मिल गई है। आरा में लापता आभूषण कारोबारी की हत्या से हड़कंप मच गया। 2 दिन पहले ही अधिवक्ता डॉक्टर हरिजी गुप्ता, जो शहर के बड़े आभूषण कारोबारी भी हैं, उनका किडनैपिंग किया गया। 2 नवंबर की शाम वे अपने घर से आरा पटना एनएच पर बलुहाई स्थित बाजार गए थे, तब से नहीं लौटे। परेशान परिजनों ने किडनैपिंग का केस दर्ज कराया था। रिश्तेदारों की निशानदेही पर एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन शनिवार को हरि गुप्ता का मृत शरीर ही परिजनों को नसीब हुआ। और आज इनकी जो है दुर्भाग्यपूर्ण से डेड बॉडी यहाँ पे मिली, एक कलवर्ट में, एक पानी में दबी हुई थी इसके पत्थर के द्वारा। सर, गला दबा के हत्या प्रतीत होती है। ये रिक्वेस्ट में हमने रिपोर्ट डिटेल हम लोगों ने बनवाया है अपने नेतृत्व में। एफएसएल की भी टीम आई हुई है पटना से, तो उनसे भी राय मशवरा लिया गया है। अभी यहाँ पे नेम्ड एफआईआर हुए हैं और यहाँ पे अबडक्शन लीडिंग टू डेथ, लीडिंग टू मर्डर, इसका एक केस बनाया जाएगा। आभूषण कारोबारी डॉक्टर हरिजी गुप्ता पेशे से वकील थे। उनकी आरा में 2 ज्वेलरी की दुकानों के अलावा पटना में भी ज्वेलरी की 2 दुकानें हैं। पहले किडनैपिंग और फिर मर्डर। पुलिस पहले कह रही थी कि जल्द रिहा कराने की कोशिश होगी, अब मर्डर के बाद खाकी की जुबान पर ताला लगा है। एसपी स्वीकार कर रहे हैं कि अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। अपराध के बढ़ते ग्राफ के बीच पुलिस प्रशासन को अपराधी सीधी चुनौती दे रहे हैं और पीड़ित परिवार आंसू बहाने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकता। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट।
और अब आप खबर तो समझिए। आरा में लगातार अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। 2 दिन पहले किडनैपिंग का केस परिजन दर्ज कराते हैं और पुलिस ने किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाने का भरोसा भी दिया था, लेकिन अगले ही दिन कारोबारी का शव मिलता है। पुलिस हत्या की बात मानती भी है। मुख्य आरोपी अभी तक फरार है, जहां तक पुलिस अब तक पहुंच भी नहीं पाई है। हालांकि जांच जरूर की जा रही है। बढ़ते आगे। आरा में अगवा आभूषण कारोबारी को खोजने में नाकाम रही पुलिस 3 दिन बाद पुल के नीचे पानी में मिला हरिजी गुप्ता का शव बरामद कर चुकी है और अब आगे की जांच इसमें की जा रही है। भागलपुर के भिखनपुर में बना आवासीय नेत्रहीन विद्यालय में दिव्यांगों को बांटे जाने वाले ट्राईसाइकिल, बैसाखी और नेत्रहीनों को दिए जाने वाले स्टिक का गोदाम बना हुआ है। ट्राईसाइकिल पड़े पड़े सड़ गए, जबकि कई दिव्यांग और उनके परिजन ट्राईसाइकिल के लिए दफ्तरों का चक्कर लगाकर परेशान हैं। ये जंग ट्राईसाइकिल पर नहीं लगी है, ये जंग लगी है भागलपुर के दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग पर। ये जंग लगी है जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग पर। और ये जंग लगी है अधिकारियों के काम करने के तरीके पर। क्योंकि जो ट्राईसाइकिल दिव्यांग जनों को देने के लिए मंगाई गई थी, वो रखे रखे कबाड़ में तब्दील हो गई, लेकिन दिव्यांगों के बीच बंटी नहीं। बच्चे नहीं आ पाए ट्राईसाइकिल के कारण, ये परेशानी है और आने जाने में तो परेशानी हो ही रही है, क्योंकि आंगन से बरामदे पर रखा हुआ है, तो बरामदे पर तो कठिनाई होती है चलने फिरने में। भागलपुर के भिखनपुर के आवासीय नेत्रहीन विद्यालय का हाल देख लीजिए। क्लासरूम से लेकर बारामदे तक ट्राईसाइकिल, बैसाखी और नेत्रहीनों को देने वाली स्टिक पड़ी हुई है। एक तरफ सैकड़ों की संख्या में ट्राईसाइकिल रखे रखे कबाड़ का ढेर बन गई, दूसरी तरफ एक अदद ट्राईसाइकिल के लिए कासिमपुर के फुटूस कुमार को 2 महीने से दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। फुटूस दोनों पैरों से दिव्यांग है, खुद चल नहीं सकते। मजबूरी में उसका भाई अपने भाई को गोदी में उठाकर ब्लॉक और डीएम दफ्तर के चक्कर लगाता है। हमने इस मामले में भागलपुर के डीएम से जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन वो देखकर बताने की बात कहकर कन्नी काट गए। जबकि सामाजिक सुरक्षा कोषांग के एसडीओ विकास कुमार का कहना है कि वो अभी नए हैं। अब सवाल है कि जनता के पैसे को क्यों किया जा रहा बर्बाद? क्यों रखे रखे सड़ गई ट्राईसाइकिल? दिव्यांग जनों के बीच क्यों नहीं हुआ साइकिल का वितरण? लापरवाही पर क्या होगी कार्रवाई? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन सिन्हा की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल देने की सरकार की योजना है। लाभुकों को समय रहते साइकिल का वितरण नहीं किया जाता है। दिव्यांग भटकते रहते हैं, रखे रखे साइकिल में जंग लग जाती है। आए दिन लापरवाही दिखती है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जनता के टैक्स के पैसे को आखिर बर्बाद क्यों किया जा रहा है? ये सभी साइकिल रखे रखे सड़ गई। अगर ये साइकिल उपलब्ध करा दी जाती तो शायद उनकी कुछ मदद हो जाती। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।